warm welcome to all of you to self selection board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम करेंगे सीरियस केमिस्ट्री पास्ट ईयर 2007 से 2010। देखिए दोस्तों, ये पूरी सीरीज आएगी 2007 से 2018। जो हमारा आखिरी पेपर होगा वो होगा सीडीएस 1 2018। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं पहले तो माफी मांगना चाहूंगा, मेरी आज लिखने में फ्लुएंसी नहीं आएगी क्योंकि मैं माउस का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट कुछ दिनों तक आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इसके साथ। और मैं वादा करता हूं जल्द से जल्द मैं इसके लिए एक अल्टरनेट सोल्यूशन ले आऊंगा और अपना पेन वापस यूज करूंगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपकी मदद करेगी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में अपनी पसंदीदा यूनिफॉर्म को पाने के लिए। ये बनाया गया है टारगेट लिए सीडीएस फरवरी 3 के लिए। मैं यहाँ गलत लिख गया, सीडीएस फरवरी 3 के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा प्लीज आप इस मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पर आप लाइक करिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगा। रीजन बिहाइंड क्या होता है कि कई बार आप जिस कीवर्ड से सर्च कर रहे होते हैं उस कीवर्ड से आपको राइट वीडियो नहीं मिलती। तो अगर आपको राइट वीडियो चाहिए अपने डिफेंस एग्जाम्स के लिए, सीडीएस के लिए, एनडी के लिए, एफकेट के लिए, तो आप प्लीज जाइए इस पेज पे, लाइक करें जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और सिमिलरली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इंस्टाग्राम पेज के लिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड में है। फर्स्ट क्वेश्चन 2007 के सेकंड पेपर से है, अक्टूबर के। और देखिए यहाँ पर है लाइमस्टोन, कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज जो कि मिनरल है। इंडस्ट्रीज इन विच ये यूज किए जाते हैं ये सामने है। देखिए लाइमस्टोन यूज किया जाता है सीमेंट पे, और कॉपर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल गुड्स में, और बॉक्साइट यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन में, और मैग्नीज यूज किया जाता है स्टील में। तो ये है हमारा बी। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर होता है या साइंस का बेसिक पेपर होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। 90% एप्लीकेशन बेस्ड होता है। कहीं ना कहीं एक आध न्यूमेरिकल आ जाता है और बाकी जो 10% होता है वो फैक्ट फाइल होता है। तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सीधे हम बात करेंगे कि उसका हमारा काम क्या है। उस चीज को आप याद कर लें। अगर आपको नहीं पता, अगर कहीं थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। देखिए सेकंड, एप्पल में द फ्लेवर जो एप्पल में हमें मिलता है वो किस केमिकल की वजह से मिलता है, उसका नाम है एथेनॉल। नेल वैनिश रिमूवर जो होता है जनरली कंटेन करता है कौन सा, कौन सा फॉर्मूला, मतलब ये क्या चीज कंटेन करता है जिसकी वजह से नेल रिमूवर जो होता है वो नेल पेंट को हटा पाता है, उसका नाम है डी, एसीटोन। इन विच कैटेगरी डिड मैरी क्यूरी विन हर 2 डिफरेंट नोबेल प्राइजेस, उसका नाम है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैडम मैरी क्यूरी जो थी, इनका पूरा नाम है मैडम मैरी क्यूरी, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी में काम किया था। चलिए हम आगे चलते हैं। फ्रॉन यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इज अ केमिकली नोन एज, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। जो फ्रॉन यूज होता है रेफ्रिजरेंट में, उसका जो केमिकल नेम है उसका नाम है क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। चलिए, जर्मन सिल्वर इज अलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर किस चीज का अलॉय है? तो जर्मन सिल्वर अलॉय है कॉपर, जिंक एंड निकल। The tracking of people by trained dog is based on the recognition of which one of the following compound in the sweat from the feet। देखिए जो पसीना इंसान को आता है तो उसकी वजह से कुत्ता जो है उसे सूंघ कर आगे पहुंचता है, तो वो कौन सा कंपाउंड है जिसकी वजह से वो ऐसा करता है? देखिए इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड उनके पसीने से उनको मिलता है, जिसकी वो स्मेल अपने दिमाग में रखते हैं कुत्ते, और जिसकी वजह से वो पकड़ते हैं। आगे चलते हैं। Which of the following metals are present in a hemoglobin and a chlorophyll respectively? इनमें से कौन सा मेटल हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में पाया जाता है? क्लोरोफिल होता है प्लांट में जिससे उनके ग्रीन पिगमेंट होता है, और हीमोग्लोबिन होता है इंसानों में जिसकी वजह से खून लाल होता है। तो इसकी वजह से 8 का आंसर हुआ ए, आयरन एंड मैग्नीशियम। Which of the following is involved in a desalination of sea water? डीसैलिनेशन क्या होता है? डीसैलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम मिनरल जो होते हैं कंपोनेंट, स्पेशली जो नमकीन पानी होता है उससे निकालते हैं, उसे हम कहते हैं डीसैलिनेशन। मतलब नमकीन पानी में से मिनरल्स या सॉल्ट को निकालने को हम डीसैलिनेशन कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये किस चीज से होता है? इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें से लेस कंसंट्रेटेड कंटेंट को फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड, जहां पर हमारा मटेरियल होता है, या मैं कहूं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बीकर है या कोई एक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, और यहाँ पर लेस
सैचुरेटेड कंटेंट है और यहाँ पर हाईली सैचुरेटेड कंटेंट है। फ्रॉम हाईली सैचुरेटेड कंटेंट से ये लेस सैचुरेटेड कंटेंट की तरफ जाएगा और उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। चलिए हम आगे चलते हैं। बस वैसे तो आप इतना अगर प्रोसेस याद भी ना रखें तो भी चलेगा, आप से इतना याद रखें डीसैलिनेशन जो प्रोसेस होता है सी वाटर का, उसमें क्या चीज यूज होती है, उसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है सिंपल ऑस्मोसिस से, तो आप रीइंफोर्स करें अपने दिमाग को कि इसका आंसर है रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर यूज्ड इन कार्बन 18? इसका नाम है C6C14। C6C14 10th का C। ओके, आगे चलते हैं। एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका नाम है 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल जो होता है उसमें जो कंसिस्ट होते हैं वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे हम किसी भी एटम की बात करते हैं वैसे इसमें भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसे याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मेड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल? इसका नाम है रेयॉन। इनमें से कौन से मटेरियल से नेचुरल रॉ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस मेड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल्स? ये है रेयॉन। नायलॉन, पॉलिस्ट्रॉन और पॉलिस्टर ये सब एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं, सिर्फ रेयॉन ही है जो इसमें से नेचुरली बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन? इनमें से कौन सा मेटल है जो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन? देखिए ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऊपर नीचे लोग का ये चेंज होता रहता है कि हाइड्रोजन से कौन सा है या किससे क्या है, पर अभी तो आपका आंसर है बी, कॉपर। Consider the following statement. Nitric acid is used in the production of fertilizer, sulfuric acid, and the production of explosive. Which of the following statement in the above is correct? देखिए दोनों ही सही है। जो नाइट्रिक एसिड है वो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर में काम आता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक्सप्लोसिव मतलब बॉम्ब बनाने में काम आता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा टू डफ? डफ क्या होता है? ये जो हम लोई बनाते हैं ना आटे की, उसे हम कहते हैं डफ। ठीक, अब ये क्यों डाला जाता है? टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा का काम ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो चीज वो फुली दिखती है ना आपको, जैसे स्पेशली मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी कई बार तो छोले बनाने, सॉरी छोले के साथ क्या होता है यार, भटूरा बनाने में काम आती है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो ज्यादा फूलती हैं, तो फूलने का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जनरेट करने के लिए हम बेकिंग सोडा डालते हैं कि बेकिंग सोडा CO2 आएगी तो वो फूला जो आएगा, इसलिए हमें कहा जाता है ज्यादा मैदा मत खाओ। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ कार्बन अकर इन अ प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर? जो कार्बन होता है प्यूरेस्ट फॉर्म में कौन से फॉर्म में हमें मिलता है? वो है कार्बन ब्लैक। ठीक है, व्हाट इज द ज्वेलर्स रफेज? ज्वेलर रफेज क्या होता है? देखो चमकाने के लिए, मतलब ज्वेलरी को चमकाने के लिए किसी एक सब्सटेंस का यूज करते हैं, उसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ठीक, मिश मेटल इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसे कहते हैं सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर, ये जो मिश मेटल होता है ये वैसे भी इन 4 चीजों मिलकर बना होता है, जिसका नाम है सीरियम, लैंथनम, नियोडिमियम एंड प्रासोडियम। ठीक, जब ये चारों चीजें मिलती हैं तब जाके एक सिगरेट लाइटर के लिए एक मेटल जो सब्सटेंस होता है वो तैयार होता है। इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये आपके सामने है। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? वो है 7। अब देखिए बाकियों के साथ कुछ और pH वैल्यू और आपको पता होनी चाहिए। जैसे सी वाटर का होता है 8, डिस्टिल वाटर का होता है 7, यूरिन का होता है 6 और ब्लैक कॉफी 5। तो ये आप अपने दिमाग में याद रखें, कुछ हैं और ये डायरेक्टली हैं तो इनसे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ऑरेंज जूस, लेमन जूस गैस्ट्रिक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और अगर कहीं आया तो हम बीच में बात कर लेंगे क्योंकि वो पास्ट पेपर में ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, पर मेनली ये सारे हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इनकी pH वैल्यू क्या है। ठीक, जो 7 से नीचे हैं वो एसिडिक हैं, जो 7 से ऊपर हैं वो बेसिक हैं, तो इस तरह से आप याद रखे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? इनमें से कौन सा एलिमेंट है? देखिए डायमंड यहाँ पर एलिमेंट है। देखिए जो डायमंड एलिमेंट होता है वो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, जबकि जो बाकी है रूबी, टोपेज एंड सैफरिन, ये सबके सब एक मिनरल फॉर्म है, तो इसलिए हमारा खाली जो डायमंड है वो एक एलिमेंट है। Which one of the following substance is used in the manufacture of a safety matches? ये होता है रेड फॉस्फोरस। देखिए आपने माचिस की तीली देखी होगी, माचिस की तीली में जो आगे का पोर्शन होता है वो रेड होता है या हल्का सा
मेहरून टाइप का होता है, वो रेड फॉस्फोरस होता है, कुछ जगह ब्लैक भी होता है, तो आगे वाले साइड को हम कलर कर देते हैं जिसकी वजह से वो उसका कलर चेंज होता है। तो मेनली आपने जो रेड देखी होंगी वो रेड कलर, उसका रीजन यही होता है कि रेड फॉस्फोरस का होता है। चलिए आगे होते हैं, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखिए एक सेकेंड में आपका लूंगा जरा। हाँ दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर लिखा है बटर, ये जो आपके सामने छुपा हुआ सा है एक लेटर, वो है बटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बटर इज अ सुपर कूल्ड ऑयल, एन इमल्शन और मॉलिक्यूलर सॉलिड, या डी नन ऑफ दीज। देखिए जो हमारा बटर होता है वो एक होता है कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ अ लिक्विड सॉलिड, मतलब उसे हम कोलाइडल डिस्पर्जन कहते हैं। अब समझिए, मैं बताता हूँ। अब आपका क्या होता है, दूध से बनता है तो वो एक जेल फॉर्मेट में यूज होता है जिसे हम कह लेते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन। तो अगर आपके सामने कभी ऑप्शन आया कोलाइडल डिस्पर्जन, तब आपको मार्क करना है कि बटर क्या है, कोलाइडल डिस्पर्जन है। मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पेन खराब है, बट ये है कोलाइडल डिस्पर्जन, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आप इससे समझ गए होंगे कि कोलाइडल डिस्पर्जन का मेरी आवाज समझ नहीं आई, तो कोलाइडल डिस्पर्जन को हम कहते हैं बटर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट? इसका नाम है ए, सोडियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चेंजेस विद द वैलेंसी? देखिए ये वैलेंसी की चेंज हो सकती है। देखिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो क्या बदल रहा है वैलेंसी की उससे? ये है इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ पर आएगा बी, इक्विवेलेंट वेट। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, अपने जहन में उतार लें, तभी आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विद द वैलेंसी, वो है इक्विवेलेंट वेट। Which one of the following has a maximum density? Which one of the following has a maximum density? देखिए वो है वाटर। क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और आइस को अगर आप पानी में डालें तो वो तैरने लगती है। आइस का तो आपको पता ही होगा, कोल्ड ड्रिंक में आप जब डालते हैं या कहीं पानी में या कहीं डालते हैं तो वह तैरने लगती है बजाय नीचे सेटल होने की। तो इसका रीजन है मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, वो होती है वाटर की, बाकी सब पानी में तैरते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन? इनमें से किसका यूज होता है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन को बनाने में? उसका नाम है बी, आयोडीन। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन इसलिए बनाए जाते हैं जिससे आपकी जो यूज है कहीं चोट वोट लग जाए तो वो कम रहे, और इसका जो होती है मात्रा वो होती है 2 से 3%। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? देखिए कोयले को जलाएंगे आग जलेगी, फिर जो जिसमें रिएक्शन जिसमें हो रहा है उसकी फॉर्म ही ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो वो है कोल, जो है केमिकल चेंज है। वेयर एक फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, वो भी एक केमिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टेबल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, देखिए उसमें क्या हो रहा है, समुद्र का पानी होता है, समुद्र के पानी को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और उसको सन के अंदर रख देते हैं, तो क्या होता है वो पानी हो जाता है, नमक नमक बच जाता है। तो इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हुआ हमारा आंसर, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज। वैसे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम ये भी केमिकल चेंज है जिसमें एक फॉर्म दूसरे से ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब केमिकल कंपाउंड की जो केमिकल कंपाउंड ही पूरा बदल जाएगा, इसकी वजह से कहते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ऐसे ही कोल, इसमें भी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूरा केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर बोलते हैं 27 का सी। चलिए आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ वाटर टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl decreases the pH. The statement addition of water suppresses the ionization of HCl. देखिए कह रहा है कि एडिशन ऑफ वाटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन HCl का pH डिक्रीज कर देता है। देखिए pH होता है 1 से 7 होता है नेगेटिव एसिडिक की तरफ, मतलब 7 से अगर 1 की तरफ जाएंगे तो आपको एसिडिक मिलेगा, और 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक होता है। तो जब हम वाटर में लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक डाइल्यूट बनता चला जाएगा। ठीक, और एडिशन ऑफ वाटर सप्रेसेस द आयनाइजेशन ऑफ HCl। ठीक, देखिए स्टेटमेंट 1 तो सही है कि जब उसमें वाटर डालेंगे तो बेस की तरफ बनता जाएगा, वो कम एसिडिक होता जाएगा, पर जो स्टेटमेंट 2 है कि वो उसकी आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी जो होती है वो खत्म हो जाएगी, ये गलत है। वो तब भी आयनाइजेशन हो सकता है। याद रखिए, खाली वाटर आयनाइज नहीं होता, उसके साथ कोई एसिडिक सोल्यूशन डाल दो जैसे HCl या कोई भी, तो वो आयनाइज रहता है तब भी। चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following is the secondary source of light in a fluorescent lamp? इसे कहते हैं fluorescent coating. Which one of the following is correct? And setting of a plaster of Paris is, इसका नाम है hydration leading to another hydrate. देखिए अगर हम इसका एक पूरा फॉर्मूला होता है
कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें जब हम वाटर डालते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ कि मेरा पेन खराब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। देखिए जो उसकी आखिरी फॉर्म होगी वो कुछ ऐसे होगी, इसे हम कहेंगे जिप्सम। हाइड्रेशन लीडिंग टू अनदर हाइड्रेट, ठीक है, ये हाइड्रेट फॉर्म में बन गया CaSO4.H2O। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैं बताता हूँ, अगर आपके कभी प्लास्टर कभी लगाओ तो पहले एक पाउडर फॉर्म में होता है, जब उसमें वाटर डाल देते हैं फिर आपके हाथ या पैर पे उससे लिपटे मतलब उसको आपके पूरे हाथ या पैर पे लिपट देते होंगे तो वो एक सॉलिड फॉर्म में बन जाता होगा। वो इसी की बात कर रहा है, हाइड्रेशन लीडिंग टू अनदर हाइड्रेट, तो क्या बन जाता है CaSO4.H2O। ठीक है, तो चलिए ये हमारा अगला सवाल ये था। अब चलते हैं अगले सवाल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैवी वाटर यूज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? इनमें से कौन सा हैवी वाटर यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में? तो देखिए इसका आंसर है बी, वाटर हैविंग अ मॉलिक्यूल्स वेट ऑफ 20 U इज 20, जो U होता है ये हम एटॉमिक मास में हम कैलकुलेट करने में काम आता है, तो इसका आंसर हुआ बी। चलिए आगे चलते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन नेल 32, द रस्टिंग ऑफ आयरन नेल किस वजह से होता है? डिक्रीज नहीं मतलब सॉरी, रस्टिंग ऑफ आयरन की वेट की वजह से क्या होता है? डिक्रीज इट्स वेट, इंक्रीज इट्स वेट, डज नॉट अफेक्ट द वेट बट आयरन इज ऑक्सीडाइज, डज नॉट अफेक्ट द वेट बट आयरन इज रिड्यूस। तो इनमें से हमारा जो सही आंसर है वो है डी। देखिए जब आयरन रस्ट होता है तो उसके वेट पे कोई भले ही असर न पड़े पर आयरन रिड्यूस हो जाता है। आपने देखा होगा जब लोहे पे जंग लगती है तो वो ब्राउन ब्राउन हो जाता है, कई जगह से आयरन गायब भी हो जाता है लोहा, ठीक है, तो वो रीजन है कि वो, तो आपको समझ में आया होगा कि वेट नहीं रिड्यूस होता बट आयरन रिड्यूस हो जाता है। चलिए आगे आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व इन H2O गिव हिसिंग साउंड? इनमें से कौन सा H2O के साथ डिसॉल्व करने पे हिसिंग साउंड देगा? वो है डी, क्विक लाइन। तो हमारा जवाब हुआ डी, क्विक लाइन। देखिए इसका क्या होता है, CaO प्लस H2O, जब हम ये बनाते हैं ये फॉर्मूला होता है, ये होता है क्विक लाइन, ये है क्विक लाइन। और जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये बन जाता है CaOH, सॉरी ये लिखने में दिक्कत आ रही है, CaOH2 प्लस, हाँ दैट्स इट, CaOH2। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से क्विक लाइन में वाटर डालने के बाद हमारा ये आता है, और प्लस 15,000 कैलोरीज करीबन निकलती हैं एनर्जी फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर आती है हमारी हिसिंग साउंड। चलिए आगे चलते हैं। कमर्शियल वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इन्वॉल्व्स, कमर्शियल वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इन्वॉल्व्स, इसका आंसर है ए। देखिए वल्कनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें रबर की इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें रबर की इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है, और वो इन्वॉल्व करते हैं सल्फर डाल के। हम सल्फर डालते हैं कुछ परसेंट तक, 3 से 5% तक, जिसकी वजह से रबर जो नेचुरल रबर होता है उसकी इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये है वल्कनाइजेशन और इसका आंसर हुआ ए, सल्फर। देखिए एक्वा रीजा इज यूज फॉर एक्लेमस टू सेपरेट सिल्वर एंड गोल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ, जो एक्वारीजा है, आई मीन जो एक्वारीजा होता है वो मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसका रेशियो होता है 1:3। ठीक, अब एक्वारीजा, देखिए इसका आंसर है ए। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको ज्यादा डिटेल में ले जाते हैं। पहले मैं जरा 2 मिनट के लिए सोच रहा था कि इसको शायद डिटेल में एक्सप्लेन करना बेहतर होगा, बट शॉर्ट में रखते हैं। एक्वारीजा क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों चीजों का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक, और वो मदद करता है, एक एक्लेमस मतलब एक गोल्ड ज्वेलरी वाले को मदद करता है कि सेपरेट करे सिल्वर एंड गोल्ड को। अगर मान लीजिए कोई कहीं गोल्ड और सिल्वर एक साथ एक मिक्सचर फॉर्म में, तो अगर उनको अलग करना है तो हम इन दोनों चीजों का मतलब इन दोनों एसिड का यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन एसीटोन, ये पहले भी आया है। सोप डज नॉट फॉर्म लेदर विद वाटर कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
अगला है स्टेटमेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन एंड फैटी एसिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए मैं कुछ बताना भूल गया। देखिए जब दो स्टेटमेंट आपको दी होती है ना, तो ये चार ऑप्शन दिए होते हैं कि पहला सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दूसरा है, ठीक है, या बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। देखिए दो तरह से दिए हैं यहाँ पर। देखिए कई बार क्या होता है, इसे कहते हैं ये ट्रू है और ये इसका एक्सप्लेनेशन। तो अगर हम आगे चले तो हमारा जो इसमें आंसर है, पहले मैं आपको एक बार स्क्रीन साफ करता हूँ, डिटेल में दोबारा क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूँ। ये है सोप डज नॉट फॉर्म लेदर विद वाटर कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीज। कैल्शियम एंड मैग्नीज सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में ठीक है, और जो स्टेटमेंट 1 है वो इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो सोप की जो बात होती है ना, ये आपको हमेशा याद रखनी है। जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का ही वो कंपाउंड देगा सॉल्ट, वो कहेगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट क्या होता है, तब लेदर बनता है, मतलब लेदर मतलब झाग बनता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। फिर उसके बाद ये बनता है जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जो कैसे बताएं आपको उस डिटेल में, बस आप इतना याद रखिए कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट सोप से निकाले जाते हैं, जिसकी वजह से लेदर नहीं बनता, ठीक है। और वो जो बनाते हैं वो फैटी एसिड की लंबी चैन बनाते हैं। ज्यादा हम लंबा और नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट फैटी एसिड की लंबी चैन बनाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। और जो सोप होता है उसका काम होता है झाग बनाना। जो झाग होता है उससे ही हमारे निकलते हैं जो डर्ट होती है, गंदगी, वो ही निकलती है, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस भी ऐसे कई और आएंगे जिसमें हम सोप की बात करेंगे, तब आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। पर फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखें कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट जो होते हैं वो लॉन्ग चेन बनाते हैं फैटी एसिड का, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following is associated with the formation of brown air in traffic congested cities? देखिए कई बार क्या होता है, आपने भी देखी होगी, धूल जो होती है ब्राउन टाइप की क्रिएट हो जाती है ट्रैफिक के बीच में जब बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड एरिया होता है, वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? देखिए अब मैंने जब इन चारों को देखा तो मुझे लगा कि यार किसका हो सकता है। देखिए ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का तो नहीं हो सकता, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जल्दी से जल जाएगा, जल्दी से आग पकड़ लेगा, तो इसमें हम देखते हैं डी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल नहीं हो सकता। बचा डीजल, केरोसिन और गैसोलीन। डीजल मुझे डाउट था, शायद डीजल का हो सकता है, बट कहीं ना कहीं गैसोलीन का जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा कि गैसोलीन इज द राइट आंसर ओवर हियर। Which one of the following is used as a mordant in dyeing and tanning industry? इनमें से कौन सा यूज होता है एज अ मॉडर्न इन डाइंग एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री? देखिए इसका आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, इसे याद कर लीजिए कि मॉडर्न यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडर्न इन अ डाइंग एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री? वो है मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें आगे है 41। Which of the following statement about the commonly used automobile batteries are true? It is usually lead acidic battery, ठीक है। It has 6 cells which is potentially of 2 volt each. Its cells work as a galvanic cell while discharging power. या फोर्थ, its cells work as an electrolyte cell while recharging. इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखिए सबसे पहले ये आपको फैक्ट फाइल याद होनी चाहिए। देखिए मैं किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, रीजन बिहाइंड ये है वो डायरेक्टली पूछता है कि यहाँ पर क्या है। अब इम्पोर्टेंट है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ये ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में काम आता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में जो आपसे पूछा जाता है वो एप्लीकेशन बेस्ड ही पूछा जाता है कि एप्लीकेशन बेस्ड में इस चीज का इस्तेमाल कहाँ है। और ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल होता है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बात आते हैं, जो बैटरीज होती हैं गाड़ी की उसमें लेड होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए, और वो लेड एसिडिक बैटरी होती है। हर सेल जो भी अच्छा वो बैटरी में, अब देखिए ऐसी होती है बैटरी और उसमें ऐसे खाने होते हैं, और जब ऐसे बहुत सारे खाने होते हैं वो हर खाना 2 वोल्ट का होता है, जिसमें 2 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। और वो वर्क क्या करता है कि जो गैल्वेनिक सेल्स हैं वो डिस्चार्ज करते हैं पावर। जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं इसके अंदर मतलब ये समझिए कि जब आपने देखा होगा ना, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि यहाँ पर एक चिमटी जैसी लगा देती है और उसे फिर हम पावर निकालते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, उसे हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल्स, ठीक।
ये सेल्स वर्क करते हैं किस प्रिंसिपल पे, वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। जो ये हम निकालते हैं, मतलब ये हमारी जो करंट होता है या एनर्जी होती है फॉर्म में, वो हमें ट्रांसफर करता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर आप याद रखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, बैटरी एलईडी ऐसी बैटरी की होती है। दूसरा आपको याद रखना है, इसमें 6 सेल होते हैं और हर 2 वोल्ट का होता है। और तीसरी बात है, ये वर्क करता है गैल्वेनिक सेल्स पे जो डिस्चार्ज करता है अपनी पावर। और जो सेल्स वर्क करते हैं वो एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स करते हैं, मतलब अपने जो आयंस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द लाइट एमिटेड बाय फायरफ्लाई इज ड्यू टू, इसका नाम है केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस। ये डायरेक्टली है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि उस केमिकल का नाम क्या है, उसका नाम भी है केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, ये बड़ा नाम है, आपने देखा होगा ना, जुगनू जुगनू जो होता है वो जलता रहता है, वो इसी वजह से जलता रहता है। Which one of the following polymeric material is used for making bulletproof jacket? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम है रायन। और रायन के बारे में हमने सबसे पहले अभी डिस्कस किया था कि ये नेचुरली कौन सी चीज बनी है, रायन, उसमें बाकी पॉलिस्टर ये सब भी दिए थे, तो नेचुरली बनी है रायन। ठीक है, पहले हमने भी डिस्कस किया था एक क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर था ये रायन 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 कहाँ है हमारा, रायन कहाँ है, रायन रायन रायन, देखिए रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस मेड फ्रॉम अ नेचुरल रॉ मटेरियल, वो है रायन। तो यहाँ पर रायन नेचुरल, सबसे नेचुरल मटेरियल से बनता है, वो है रायन। और यहाँ पर आपको एक बात और पता लगी कि यहाँ पर जो बनाने के लिए काम आ रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए भी काम आ रहा है रायन। ठीक है, द कॉइल इन हीटर इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम जो कॉइल होता है हीटर में, वो नाइक्रोम एलॉय का बना होता है। जो आपको स्प्रिंग जैसी चीज दिख रही होती है ना हीटर में, आपके घर में अगर हीटर होगा तो वो नाइक्रोम एलॉय का बना होता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन अबंडेंट ऑन अ लूनर सरफेस एंड होल्ड द पोटेंशियल टू पुट एन एंड ऑफ एनर्जी क्राइसिस। देखिए चांद की सरफेस पे ना, लूनर मतलब चांद की सरफेस पे एक ऐसा एलिमेंट है जो धरती पे जो एनर्जी की क्राइसिस है वो दूर कर सकता है। वो क्या है, वो है हीलियम 3। Limestone pieces dipped in water, a bubble evolves. The bubbling is due to, बबलिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। देखिए जब मैंने आपको बताया CaO को हम डालते हैं तो वो जो निकालता है बाद में वो CO2 निकालता है। ठीक है, तो ये हो गया 46 का D। ठीक, मैं आपके लिए एक फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं, सी, अरे अरे सीधा लिख ले यार, CaCO3 प्लस H2O इज इक्वल्स टू CaOH2 एंड फाइनली है प्लस CO2। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से लाइमस्टोन्स में बबल्स फॉर्म होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू डिस्ट्रॉय वीड्स। ये है 240, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ज्यादा कुछ याद करने समझने का नहीं है। सम स्टेटमेंट अबाउट द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर गिवन बिलो, इंडिकेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट्स में है, इनमें से कौन सा सही है, तो इसका आंसर है सी इज द राइट आंसर। देखिए ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, नेचुरल फार्मिंग, जिसमें आप किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो वो क्या करता है, इट डज नॉट लीड टू टॉक्सिक इफेक्ट। जब केमिकल का यूज नहीं हो रहा, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड क्या होता है, इट इम्प्रूव द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता वो बढ़ाता है। और ये रिड्यूस करता है CO2 एमिशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई सेकंड एंड थर्ड। आगे चलते हैं, मैच द लिस्ट 1 and 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखिए ये आइटम दे रखे हैं कुछ, और ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस कहाँ से निकलते हैं, किससे निकलते हैं, ये आपको हमें बताना है। देखिए इसका आंसर है पहले का, देखिए CFL लैम्प जो होती है उससे निकलता है मरकरी, और जो ऑटोमोबाइल बैटरीज होती हैं उससे निकलता है लीड। जो बैटरीज होती है ना, मैंने आपको बात की थी, जो बैटरीज होती हैं उसमें गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस सेल्स होते हैं जो वो काम करते हैं। अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस किया था, ये देखिए यहाँ पर था ना, ये देखिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बैटरीज में क्या होती है, LED यूज होती है।
सॉरी एलईडी कह रहा हूँ, लीड, लीड यूज होता है, लीड गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लीड एज अ इसका सिंबल होता है पीबी, ये हमारा यूज होता है। ठीक, अब इसके बाद हम आप वापस चलते हैं, मेरा कहीं और ये आगे, हाँ देखिए 43D का है 2, ये है पिथैलेट्स, जो डीजल इंजन से निकलता है वो है पिथैलेट्स, और ये है आखिर में एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं आपको बताने में कुछ गड़बड़ कर गया हूं, एक मिनट जरा दोबारा बात करते हैं। देखिए ए पहले है, ए का CFL लैम्प से निकलता है मर्करी, ठीक, बी से निकलता है 3 LED, एंड सी से निकलता है मतलब पॉलीमर से निकलता है 2 पिथैलेट्स, एंड 1 जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है वो निकलते हैं डी से। यहाँ पर देखते हैं, देखिए फर्स्ट आंसर हुआ ए का हो गया 4, यहाँ पर ए आ गया, फिर मतलब CFL लैम्प से निकल रहा है मरकरी, ठीक, और बी से निकल रहा है हमारा 3, बी से निकल रहा है, यहाँ पर आ गया बी, एंड सी हो गया पॉलीमर, और ये है डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। सॉरी दोस्तों, जरा सीक्वेंस यहाँ पर गड़बड़ है तो मेरे को जरा कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि डी आगे रिप्लेस हो गया था। सो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ बी। इन चीजों को आप याद कर लें कि आपका इस्तेमाल ये किस चीज से हो रहा है, और ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए कि किस चीज से कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहा है। कोई केमिकल रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। खास बात यही है, इस तरह से एग्जाम बनाया जाता है कि कॉमर्स वाला, आर्ट्स साइड वाला सब बना ले, सिर्फ उनको एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि किससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो डायरेक्टली हमारा हो गया, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, CFL लैम्प से मरकरी, ऑटोमोबाइल बैटरी से नाइट्रोजन ऑक्साइड, पॉलीमर से हमारा पिथैलेट्स, एंड डीजल इंजन से एलईडी, आई मीन लीड, बार बार एलईडी बोल जा रहा हूं उसे, ये है लीड। ओके, मैच द लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। देखिए इसमें है जो सोल्डर होता है, सोल्डरिंग आपको पता होगा, ये हमारे स्पेशली उसमें काम आता है जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बना रहे होते हैं, ठीक। तो हमारा ए का है 4, पहले मैं मैच कर दूं वरना मुझे कंफ्यूजन होता रहेगा। ए का 4, बी का है 2, और सी का है 3, एंड डी ये है। देखिए ये सोल्डर किस चीज से बने होते हैं, मतलब इनमें पूछा है कि ये एलॉय हैं तो ये एलॉय किस चीज से बने होते हैं। देखिए स्टील का तो आपको आइडिया होगा, आयरन एंड कार्बन। अब कंफ्यूजन होता है ब्रास और ब्रॉन्ज में, आपको याद रखना है ब्रास। देखिए इसमें जेड आ रहा है तो इसका मतलब इसका जिंक यूज नहीं होगा। ये देखिए मेरे याद करने की टेक्निक ये थी कि ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है तो इसमें जिंक यूज नहीं होगा, जिंक यूज होगा ब्रास में। तो इसमें क्या यूज होगा, इसमें होगा टिन, ठीक है। जेड आ रहा है, कुछ ना चीजें हमें बनानी पड़ती हैं। जेड आ रहा है तो ब्रॉन्ज, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जेड है तो उसको जेड जैसा कोई नाम नहीं चाहिए, तो उसको जिंक नहीं चाहिए, जिंक ले लिया ब्रास ने, तो यहाँ हो गया ब्रास हो गया कॉपर एंड जिंक, और ब्रॉन्ज का हो गया कॉपर एंड टिन। चलिए हम आगे चलते हैं। Polymeric fiber used as a substitute for wool in making a synthetic blanket, sweater, etc. एक फाइबर है पॉलीमेरिक फाइबर जो आज की तारीख में ऊल की जगह, मतलब वूल की जगह यूज होता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑरलॉन, उसका नाम है ऑरलॉन। चलिए आगे चलते हैं। द क्लीनिंग ऑफ अ डर्टी क्लोथ्स बाय अ सोप एंड डिटर्जेंट इज ड्यू टू अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड surfactant, and which are presently in a soap and detergent. The surfactant molecule remove the dirt by, इसका आंसर है D, forming some aggregates of themselves and take away the dirt in the core of the aggregates. इसका आंसर हुआ D। चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following is not a mixture? इनमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है। देखिए इसमें सब मिक्सचर है, टूथपेस्ट भी मिक्सचर है, टॉयलेट सोप भी मिक्सचर है, विनेगर भी मिक्सचर है, बट जो हमारा सही आंसर है वो है बेकिंग सोडा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट कैन आल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। अब ये पूछ रहा है जो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों, वो कौन है, वो है SO2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज and uses of दोबारा पढ़ता हूँ। Consider the following statement regarding the property and uses of glass wool। देखिए इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्या है इसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ में? ग्लास वूल है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है अपने में ग्रेटर देन स्टील, ठीक है। सेकंड है ग्लास वूल इज अ फायर प्रूफ, ओके। एंड डी है ग्लास वूल इज यूज एज टू प्रिपेयर फाइबर ग्लास, ठीक।
तो हमारा क्या नहीं है, जो गलत बात है वो है ग्लास वूल हैज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो हमारा आंसर 3 इज रॉन्ग। हमारे सिर्फ जो आंसर में आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। इसे आप याद कर लें। देखिए इन क्वेश्चंस का फायदा क्या होता है, ये आपको डिटेल कंसेप्ट दे देते हैं जो आपके आने वाले क्वेश्चंस में यूज हो सकता है, तो इन्हें आप डायरेक्टली याद कर लें। ग्लास वूल की क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ग्रेटर देन होती है स्टील, क्योंकि वो जो ये स्टेटमेंट देते हैं ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट देते हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट अगर याद है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ग्लास वूल इज द फायर प्रूफ। ग्लास वूल जो होती है वो फायर प्रूफ होती है, और ग्लास वूल जो होती है उसमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है जो एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर को। ये भी आपको, सॉरी ये तो गलत स्टेटमेंट है, सॉरी, तो ये दो स्टेटमेंट आपको पता हो। और तीसरी है ग्लास वूल इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर फाइबर ग्लास। ठीक, तो ये तीन बातें हैं। पहली टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, जलता नहीं है, और चौथा है, तीसरा है कि वो फाइबर ग्लास बनाने में काम आता है। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आप याद कर लें, एग्जाम में ये बहुत काम आता है। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहोगे ना, पूरा सिलेबस कभी कवर नहीं होगा, ठीक है, और हो भी गया तो बहुत टाइम लगेगा, और आपके पास इतना टाइम है नहीं। फरवरी 3 अब आ चुकी है, CDS 3 का एग्जाम अब, मतलब CDS 1 का एग्जाम अब आपके ऊपर, अब आपके सिर पर ही है। Which one of the following has been producing which one of the following has been producing or can produce light by chemical change? वो है 56 का ए, सन। देखिए सन में होती है फ्यूजन रिएक्शन, जिसकी वजह से वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बाकी मून की अपनी लाइट होती नहीं, लाइटनिंग और थंडर इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट बादलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से होता है, और इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इस वजह से होता है। तो 56 का हुआ ए। ये एक गूगली टाइप का क्वेश्चन था, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आपको पता लग जाएगा। Woman desired to clean the surface of her gold ornaments by a chemical approach. For this she require, इसका नाम है एक्वारीजा। एक्वारीजा के बारे में हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बात की थी। उसमें था जो एक गोल्ड एंड सिल्वर का मिक्सचर होता है, अगर मुझे अभी दोबारा मिल गया तो ठीक है, वरना मैं चलिए यहीं पे बता देता हूँ आपको, आपको याद आ जाएगा। 60 कहाँ पर गया हमारा। देखिए एक्वारीजा, अभी पीछे एक सवाल आया था कि गोल्ड और सिल्वर के मिक्सचर को आपको याद होगा अलग करना हो तो उसके इसलिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है एक्वारीजा। और अगर गोल्ड ऑर्नामेंट्स को साफ करना हो तो हम किस केमिकल अप्रोच की यूज करेंगे, उसका नाम भी है एक्वारीजा। दो क्वेश्चन हो गए हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अगला है कि देखिए दो स्टेटमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था दो स्टेटमेंट होती है, इनमें से यू आर टू एग्जामिन की दोनों स्टेटमेंट केयरफुली कि इनमें से ये सही है कि नहीं, और इनके लिए कोड्स हैं ऐसे कि पहली स्टेटमेंट दोनों इंडिविजुअली अपने आप में सही है, पर जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। वो स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है पहले की। और आखिरी सी ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ सीमेंट द स्ट्रक्चर हैज टू बी कूल्ड बाय स्प्रेइंग वाटर। जो सीमेंट होता है, आपने देखा होगा, आपका घर बन रहा होगा तब आपने देखा होगा कि जो लेबर होता है वो बार बार उस पर पानी डालता रहता है, ठीक है। क्यों डालता है भाई? एक्सप्लेनेशन इसने दिया है द कांस्टेंट ऑफ द सीमेंट अंडरगो हाइड्रेशन एंड ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ द सीमेंट इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब आप सिंपल सेंस में मैं आपको बताऊं कि वो कह रहा है कि जब भी सीमेंट को और मजबूत करना होता है तो पानी डाल के उसे मजबूत करते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक, ये दोनों ही बातें सही हैं, और जो सेकंड है वो एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट का। तो आप इस बात को याद कर लें, ये आपसे मैं कहूंगा वही कि इस बात को याद कर लें कि आगे काम आ सकता है। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और वो हाइड्रेशन की तरफ जाता है। दोबारा बोलता हूं, मैं कह रहा हूं जो सीमेंट पे पानी डालना जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और सीमेंट को मजबूती देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो अंडरगो जाता है हाइड्रेशन की। तो इसका हो गया 2 का हो गया फर्स्ट हमारा सही एक्सप्लेनेशन, तो हमारा ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम कैन बी एसिमिलेटेड बाय प्लांट। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? देखिए इसका सही आंसर हुआ ए। जो सुपर फॉस्फेट होता है वो आराम से पानी में घुल मिल जाता है। जो सुपर फॉस्फेट होता है वो आराम से पानी में सॉल्युबल हो जाता है, ये बात सही है, और ये एक एसिलेटेड होता है प्लांट के अंदर, ये बात भी सही है। तो दोनों के लिए आंसर हुआ ए।
ट्रू। तो 58 का भी ए है और 59 का भी ए है। Which one of the following is not a periodic property, does not show any trend on moving from one side to other side in the periodic table? ये है सी, रेडियो एक्टिविटी। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, देखिए एक पीरियोडिक टेबल होती है आपकी इस तरह से, ठीक है, इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक उनकी रिएक्शन, मेटल, ये सब तो उन्होंने एक सीरियल वाइज लगा रखे होते हैं, पर कोई चीज नहीं होती जिससे आप एक ट्रेंड से पता लगा सकें, वो होती है रेडियो एक्टिविटी। एटॉमिक साइज आप बता सकते हैं, वैलेंसी आप बता सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पीरियोडिक टेबल में देख के बता सकते हैं, बट आप जो चीज एक चीज नहीं बता सकते वो है रेडियो एक्टिविटी। आगे चलते हैं। द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यूज अ केमिकल टेस्ट टू अप्रोक्सीमेट पर्सन ब्लड अल्कोहल लेवल। द पर्सन अंडरगोइंग द टेस्ट blow into the mouthpiece of a bag containing sodium dichromate solution in an acidic medium. A chemical reaction with ethanol changes the color of। देखिए जब आप ब्लड में अल्कोहल लेवल को चेक करते हैं तो उसमें एक चीज का इस्तेमाल होता है, वो है सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन जो एसिडिक मीडियम में होता है। अब उसमें केमिकल रिएक्शन होती है एथेनॉल से, उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो जो चेंज होता है वो होता है ऑरेंज से ग्रीन। ये आपको याद रखना है। यहाँ तो इसने उल्टा पूछ लिया कि ऑरेंज से ग्रीन होता है कि वो क्या होता है, पर आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि ब्लड में जो अल्कोहल लेवल चेंज होता है वो कौन सा फॉर्मूला है या किस चीज के द्वारा चेक होता है, उसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। चलिए आगे चलते हैं। स्कूबा ड्राइवर जो होते हैं जब वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस को जब ब्रीथ करते हैं एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, तो जो स्कूबा जो टैंक होता है उनका, देखिए मैं आपको सीधी देता हूँ। स्कूबा ड्राइवर जो आपने देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, या इंडियन नेवी ऑफिसर जो आपने देखे स्कूबा डाइविंग करते हैं, उनका टैंक कभी खाली ऑक्सीजन से फिल नहीं होता, उनका टैंक फिल होता है हीलियम से भी। जब उसमें हीलियम मिक्स कर देते हैं तो डाइल्यूट फॉर्म में ऑक्सीजन को मिक्स करा जाता है उनके सिलेंडर में। तो इसका आंसर है एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। हीलियम एक नॉन टॉक्सिक होती है, तो उनको उसको लेने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो उसका आंसर है ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, उसका नाम है सी एक्सेलरेटर। देखिए वैसी न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है बहुत तेज होती है, तो उसको एक्सेलरेटर करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती, इनफैक्ट उसे कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो मॉडरेटर हमें चाहिए होता है, कूलेंट, क्योंकि वो बहुत गर्म हो रह जाता है, बार बार रिएक्शन हो रही है तो उसको ठंडा करना पड़ता है, तो कूलेंट की जरूरत होती है। और डी आखिर में कूलेंट डिवाइस की जरूरत होती है। तो ये तीनों चीजें हैं जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर में चाहिए होती है, पर सी एक एक्सेलरेटर, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी फास्ट होती है, उसको और एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं होती, तो हमें एक सी एक्सेलरेटर नहीं चाहिए। विच आइटम और ज्वेलरी मेड ऑफ मेटल सच एज कॉपर, निकल are placed in a solution having a salt of gold. A thin film is gold is deposited by। इसका नाम, इसको हम कहते हैं पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है जिसमें से एक चीज के आयन, मतलब एक चीज के इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो गोल्ड प्लेट होती है, इसमें क्या कह रहा है कि कॉपर और जिंक का एक ऑर्नामेंट था, ठीक है, एक औरत के पास। अब उसको उस पर गोल्ड प्लेट करनी थी, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक करंट पास कर देगी उस गोल्ड सॉल्ट की वजह से, और उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसका आंसर हुआ सी। हैवी वाटर इम्प्लाइज, जो हैवी वाटर क्या होता है, देखिए हैवी वाटर का फॉर्म होता है D2O, और इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है ड्यूट्रेटेड वाटर। इम्प्लाइज कह रहा है ना, इम्प्लाइज की जरूरत नहीं है, इसका नाम ही दूसरा होता है ड्यूट्रेटेड वाटर। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका आंसर है ड्यूट्रेटेड वाटर। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ सन स्मेलिंग एजेंट एडेड टू LPG सिलेंडर टू हेल्प डिटेक्शन ऑफ गैस लीकेज। इनमें से कौन सी केमिकल स्मेलिंग एजेंट है या केमिकल है जिसका यूज होता है LPG में गैस का पता लगाने में कि वो लीक हो रही है क्या नहीं। इसका नाम है बी, थायोएथेनॉल। थायोएथेनॉल का यूज होता है एज अ स्मेलिंग एजेंट, ये पता लगाने से कि LPG गैस लीक हो रही है कि नहीं। देखिए LPG की खुद कोई स्मेल नहीं होती, पर जब उसमें थायोएथेनॉल डाल दिया जाता है तब हमें पता लगता है कि गैस लीक हो रही है कि नहीं, ठीक है। वो हमारे सिलेंडर में डला हुआ आता है। A body is charged negatively and it implies that, अगर एक कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ना, इसलिए वो चार्ज है। तो इसका आंसर हुआ इट हैज एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड। Which one among the following metal is used for making boats because it does not corrode by sea water। देखिए अब आपने शिप वेब देखे होंगे,
इंडियन नेवी के शिप देखे होंगे, वो लकड़ी के नहीं बने होते, वो टाइटेनियम के बने होते हैं जिससे वो कोरोड ना हो। जो कॉन्टेक्ट लेंस होता है वो आर मेड अप फ्रॉम, जो कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग चश्मा ना यूज करने की जगह कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हैं, और वो यूज होते हैं, बनते हैं लूसाइड के। लूसाइड के दूसरे नाम और भी हैं, जैसे प्लेक्सीग्लास, एक्रिलेट और पर्सपेक्स। ठीक है, तो लूसाइड के दूसरे कई नाम हैं, प्लेक्सीग्लास, एक्रिलाइट एंड पर्सपेक्स। आगे चलते हैं। वाटर इज अ गुड कूलेंट एंड इज यूज्ड टू कूल इंजन्स ऑफ कार, बस, ट्रक एक्सेट्रा। क्योंकि पानी को कूलेंट के फॉर्म में क्यों हम यूज करते हैं? देखिए इसका आंसर है ए, क्योंकि उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है। A closed bottle containing water at a room temperature was taken to the moon and then the lid is open, the water will freeze। देखिए मून का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, तो जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलेंगे पानी का तो वो जम जाएगा। Which among the following substance evolve heat when dissolved in water? वो है कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने आपसे बात की CaCO को जो हम पानी में डालेंगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। Which one among the following would expand the most on being heated? Oh, sorry. 73. Which one among the following would expand most on being heated? ये है air. Match the list with match list 1 with list 2. Select the correct answer using the codes given below. देखिए जो एसिड होते हैं और यहाँ पर दिए उनके सोर्स, तो ये एसिड कौन से सोर्स से मिलता है? देखिए सबसे पहले बात करते हैं आसान, जैसे ऑरेंज होता है सिट्रिक एसिड में, ठीक। टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। जो दही में हमें कड़वापन महसूस होता है वो है लैक्टिक एसिड की वजह से। और जो टार्टरिक एसिड है वो होता है टेमरिन में, ठीक। तो इसका आंसर हुआ ए का 4 ये, एंड बी 74 का हमारा हुआ डी। तो ये हुआ 4132 इज द राइट आंसर ओवर हियर। One of the occupational health hazard commonly faced by the worker of ceramic, pottery and glass industries, silicosis। देखिए जो कहीं जहां मिट्टी का काम हो रहा है या शीशे का काम हो रहा है तो वो डस्ट उनके अंदर जाती है और वो जाती है उस बीमार जो जाने के बाद जो उन्हें बीमारी होती है उसे हम कहते हैं सिलिकोसिस। Sacrificial anode protects iron and ship underground pipeline etc. from rusting, process known as cathodic protection. Which one of the following metals cannot be used as a sacrificial anode? देखिए इसका जो आंसर है वो है ए, टिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी जिंक, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 solution is used in photography। किस लिए यूज होता है? वो रिमूव करने के लिए काम होता है। रिमूव अनडिकम्पोज AgBr एज अ सोल्यूबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया इन Na2S2O3 सोल्यूशन का इस्तेमाल होता है AgBr को हटाने के लिए जो कि अनडिकम्पोज है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? वही है कि कौन सी स्टेटमेंट, हम बाबा में एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, कि दोनों में से कौन सी ये आपको पता लग गया होगा, मैं बाबा बता चुका हूं इस बारे में कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 पहले में ट्रू है, फिर दूसरे में स्टेटमेंट 1 ट्रू है बस स्टेटमेंट 2 उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिर स्टेटमेंट 2 सही है बस स्टेटमेंट 1 सही है बस स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। चलो देखते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ हाई कंसंट्रेशन इन एयर आर डिसॉल्व्ड इन रेन ड्रॉप। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन मेक रेन वाटर एसिड। देखिए पहली भी स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी सही है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं हाई कंसंट्रेशन इन एयर में जो डिसॉल्व हो जाते हैं रेन ड्रॉप में। देखिए ये जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं ना, ये निकलते हैं हमारी व्हीकल से, ठीक है, देन ये जाकर रेन ड्रॉप में मिक्स हो जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के बारे में सही कह रही है, तो ए इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कह रही है कि ऑन मिक्सिंग विद वाटर द प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स। देखिए अभी हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की थी, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है डॉक्टर जब लगाता है तो वो एक क्या कहते हैं पाउडर फॉर्म में होता है। उस पाउडर को जब हम
क्या कहते हैं, पानी में डालते हैं तो हार्डन हो जाता है, और इसका रीजन है CaSO4, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। CaSO4 यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर 2H2 लिखा हुआ, वो मैं लिख देता हूँ। और इसको हम कहते हैं जिप्सम। जब ये सॉलिड हो जाता है वाटर के साथ मिलके तो हम इसे कहते हैं जिप्सम। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को रिवाइज किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका आंसर भी हुआ ए। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। देखिए, सारे लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी जाती है। आपसे कहा जाता होगा ना, पानी में इलेक्ट्रिक वायर नहीं जाना चाहिए या इलेक्ट्रिकल नहीं जाना चाहिए, वरना आपको करंट लग जाएगा। तो ये बात सही है। ऑल लिक्विड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टेटमेंट 2 जो है, अंडर द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज लिक्विड्स आर मेड कंडक्टिंग, ये रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट सेकंड गलत है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि सेकंड वाली स्टेटमेंट इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, तो आंसर हुआ डी। जिप्सम, जो प्लास्टर पेरिस की हार्डन फॉर्म है, जब उसको हम ऐड करते हैं क्लिंकर ड्यूरिंग द सीमेंट मैन्युफैक्चर, तो वो क्या काम करती है? वो करती है डिक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। मतलब जिप्सम को अगर आप ऐड करेंगे सीमेंट के अंदर तो वो एकदम से नहीं जमेगा, वो थोड़ा टाइम लेके सीमेंट जमेगा। इसे हम कहते हैं डिक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट का काम करता है जिप्सम। 82, which one among the following will you put into the pure water in order to pass electric current through it? इनमें से किसमें से अगर आप प्योर वाटर में रख देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा? वो है लेमन जूस। From which one of the following water sources the water is likely to contaminated with fluoride? इनमें से किस चीज के अंदर, इनमें से मतलब जो वाटर सोर्सेज हैं, अगर वाटर को कंटेमिनेट कर दें हम फ्लोराइड से, एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर सोर्सेज द वाटर इज लाइकली टू बी कंटेमिनेटेड विद द फ्लोराइड? वो है ग्राउंड वाटर। ठीक है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पर्ल? जो हमारे मोती होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी हमें जो एज डिटरमाइन करनी होती है, वो हम कौन से आइसोटोप ऑफ कार्बन से यूज करते हैं? वो है C12 C14। अगर आपके सामने खाली ऑप्शन हो C14 तो आप खाली C14 को मार्क करेंगे, C12 को नहीं करेंगे। ठीक है। पर अगर दोनों एक साथ दिए हैं तो हम C12 C14, ये हमने पहले भी इस्तेमाल किया था। हमसे पूछा गया था कि कार्बन डेटिंग के लिए हम कौन सी चीज का यूज करते हैं, तो ऐसे लिखा होता है C6 C14। तो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा है, आप इस फॉर्म में भी आपको ये मिल सकता है। Which one among the following non-toxic gases help in the formation of enzyme which ripen fruit? इसका नाम है एसिटिलाइन। एसिटिलाइन का यूज होता है फल को पकाने में। पकाने मतलब वो खाने के लायक जब हो जाता है ना, वो पकने वाला। वर्मीपोज इज एन ऑर्गेनिक बायोफर्टिलाइजर। ठीक। द मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर, वो है मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड सल्फर। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का यूज होता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में, इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें केमिकल से हमें फर्टिलाइजर बनाने पड़ते हैं, उसका नाम है मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड सल्फर। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट एन एटम इज नॉट करेक्ट? एटम के बारे में कौन सी बात सच नहीं है? तो वो है, पहली बात लिखी है, एटम ऑलवेज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ये बात सही है। एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम व्हिच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म, ये भी सही है। एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, ये भी सही है। Atom aggregate in a large number to form matter that we can see, feel and touch, ये बात गलत है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है हमारा सवाल, इनमें से कौन सी रिएक्शन होती है सन में जो रेडिएशन प्रोड्यूस करती है? इसका नाम है फ्यूजन। देखिए, फ्यूजन और फिजन में दोनों में बड़ी दिक्कत होती है। मैंने इसे याद करने का तरीका ऐसे बना रखा है कि फिजन में आते हैं 2 S, इसमें आता है 1 S। 1 S डिनोट करता है हमारा सन, और हमारे पास एक ही सन है, तो फ्यूजन का हम याद कर सकते हैं ऐसे 1 S 1 सन। तो उसमें रिएक्शन जो होती है फ्यूजन रिएक्शन होती है। आगे चलते हैं। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑल बेसिस आर एल्कलीज, नन ऑफ द बेसिस आर एल्कलीज, देयर आर मोर बेसिस एक्सेप्ट एल्कलीज, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। देखिए, ये बात सही है कि एल्कलीज बेस होते हैं, बट सारे बेस एल्कली हो, ये बात सच नहीं है। तो हमारा आंसर है डी। pH ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर स्लाइटली डिक्रीज अपॉन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड
एयर में डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से उसका पीएच बिगड़ जाता है। ठीक है, पीएच ऑफ वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है, वो होता है 7। हम आगे बात करेंगे, आगे हमारे आने वाले क्वेश्चंस में होगा। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटीरियल? इसका नाम है पॉलीइथाइलिन। इससे पहले भी हमने इसके बारे में हमने यूज किया था, वो था रायन। रायन का यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट का बनाने में काम आता है रायन, और बुलेट प्रूफ मटीरियल है पॉलीइथाइलिन। एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इन द एसिडिक पीरियड, एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इन द पीरियोडिक, सॉरी गलत बोल गया, माफी चाहता हूं। एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल क्या बताता है? वो बताता है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो पीरियोडिक टेबल हमारी डिजाइन होती है, जो इस फॉर्म में आपको दिखा रखी होती है, वो बताती है पीरियोडिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। आगे है, सोप कैन नॉट बी यूज इन एसिडिक कंडीशन बिकॉज दे लूजेस देयर क्लींजिंग इफेक्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। जो सोप होता है उसमें जो एसिडिक कंडीशन होती है, उसकी वजह से वो अपना क्या जो क्लींजिंग इफेक्ट होता है वो खो देता है, क्योंकि उसमें लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। एटॉमिक एक्सप्लोजन रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ, देखिए 96 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा ए, केमिकल एनर्जी इनटू न्यूक्लियर एनर्जी। जो एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है वो रिलीज करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ। देखिए जब न्यूक्लियर फिजन होता है या जब न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है, बट जो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। आगे चलते हैं 97। देखिए ये स्टेटमेंट आपको पता है कि पहली अगर सही होती है तो वो स्टेटमेंट 2 का उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और अगर दोनों ही स्टेटमेंट सही है पर जो दूसरी स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 की। जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, या स्टेटमेंट 1 सही है, सॉरी स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ऑल कंपाउंड्स कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, क्या सभी कंपाउंड मोर देन वन एलिमेंट कंटेन करते हैं? ये बिल्कुल सही है, जैसे कि H2SO4 या कुछ भी है, सभी कंपाउंड में मोर देन वन एलिमेंट होता है। ऑल कंपाउंड्स आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर मतलब अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसका आंसर हुआ डी। 97 का आंसर, ओ सॉरी मैं गलत बोल गया दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। हाँ सही है तो सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं। ए इज द राइट आंसर इसका, कि ऑल कंपाउंड्स आर कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, और वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, तो इसका आंसर हुआ ए इज द राइट आंसर। द गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की इज, जो गैस लाइम वाटर को मिल्की करता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, ऑन द लेबल ऑफ द बॉटल सम ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स आर क्लेम टू बी एसिडिटी रेगुलेटर, जो रेगुलेट करता है एसिडिटी, तो वो बोतल्स पे जो लेबल किया जाता है वो क्या किस चीज से बना होता है? मतलब सॉफ्ट ड्रिंक में अगर हम बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक में जो हमें एसिडिटी रेगुलेट करनी होती है, मतलब कंट्रोल करनी होती है, जो आपको एसिडिटी होती है ना उससे डकार से जो आती होगी आपको, वो तो CO2 की मदद से आती है। ठीक है, बट उसमें एक एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए एक चीज होती है, उसका नाम होता है बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स। Antacids are commonly used to get rid of acidity in the stomach. A commonly used antacid is magnesium hydroxide. आपने इनो यूज किया है ना, इनो जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है, उसे हम एंटासिड भी कहते हैं, जो आपकी एसिडिटी को दूर करता है। आयोडाइज सॉल्ट जो होता है वो कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड कॉमन सॉल्ट का होता है। जो नमक होता है वो एक मिक्सचर होता है पोटेशियम आयोडाइड का और कॉमन सॉल्ट का। ओके दोस्तों, मैं आपसे फिर से कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मेरा पेन आज खराब था तो मैं आज इतना इफेक्टिवली आपके सामने पेश नहीं कर पाया, बट जैसे ही पेन सही होगा मैं उसके साथ वापस आपके सामने आऊंगा। इसे आप लाइक करेंगे, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, आप नोटिफिकेशन की मदद से आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपके डिफेंस एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए, और आपको इन चीजों के लिंक, फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, और ये पूरी CDS की जो सीरीज है प्लेलिस्ट की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उसे आप जाएं, क्लिक करें और अपने एग्जाम को क्लियर करें और अपनी यूनिफॉर्म को पाएं। मैं आपसे लेता हूं विदा दोस्तों, मिलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।